हेलो। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चरल डेटा की। डेटा एनालिसिस करेंगे। तो पहला डेटा है शेयर इन जीवीए, जीडीपी। मेनली इसको मान सकते हैं कि जीडीपी में एग्रीकल्चर का कितना शेयर है। 2022 में एग्रीकल्चर का जीडीपी में जो है परसेंटेज रहा है 18% का। एग्रीकल्चर का ओवरऑल जीडीपी में शेयर रहा है। प्रीवियस ईयर जो कि 20% था, इस बार 18% है, तो 2% घटा है ओवरऑल जीडीपी में शेयर। और वहीं पे अगर बात करें, पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर में हर चीज़ आता है। क्रॉप आता है, लाइव स्टॉक आता है, फॉरेस्ट्री आती है, फिशिंग आता है। तो क्रॉप का जो परसेंटेज है 60%, जो ओवर ये इस 18% का 60% जो है वो क्रॉप से आता है, जैसे कि राइस, वीट, शुगर केन, हॉर्टिकल्चर के सारा सब कुछ। तो ग्रेन्स प्लस हॉर्टिकल्चर, ये दोनों मिला के क्रॉप प्रोडक्शन ओवरऑल निकलता है। तो उससे आता है लाइव स्टॉक, मतलब एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन से 27% हिस्सेदारी है। उसके बाद नंबर आता है फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट से। उसके बाद एक्वाकल्चर या फिशरी का 6% शेयर है ओवरऑल जीडीपी में। और जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो इस बार 3.9% का जीडीपी ग्रोथ है। देखिए, इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ तो कहा कि डिक्रीज़ हो रहा है। अगर जीडीपी का 100% है, मान लीजिए 100 रुपये जीडीपी है भारत की, पिछली बार 20 रुपये प्रोडक्शन हुआ है। मान लीजिए पिछली बार 20 रुपये एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। और इस बार अगर जीडीपी हो गया, क्योंकि कोरोना काल से ग्रसित था, अब मान लीजिए तो ये हो गया 20% हो गया ओवरऑल सेक्टर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन। बट इस बार क्या हुआ कि कोरोना का ज़्यादा असर नहीं है। मान लीजिए इस बार 150 रुपये ओवरऑल जीडीपी हुआ, ठीक है। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में 25% का मान लीजिए ओवरऑल एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन रहा 25 रुपये। तो 25 रुपये अगर 150 का निकालेंगे तो लगभग 18, मतलब जो भी परसेंटेज बैठे 20 से कम ही बैठेगा। तो ओवरऑल प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे तो 20 से 25 हुआ है, लेकिन परसेंटेज वाइज देखेंगे तो डिक्रीज़ हुआ। तो ये परसेंटेज वाइज अगर देखें तो डिक्रीज़ हुआ, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ा है। 3.9% की बढ़ोतरी हुई है। 12th प्लानिंग कमीशन 2012 से लेकर जो 17 तक था, जो फिर 15 में हटा दिया गया, तो उनका टारगेट था कि एग्रीकल्चर को 4% के रेट से हम बढ़ोतरी करते रहेंगे। तो 3.9 इस बार था, पिछली बार 3.4 था। ओवरऑल इज़ ओके। और उसके बाद आते हैं सबसे ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन वो होता है जैसे कि मेगा मार्केट्स बन गए, फिशरी में मशीनरीज आ गए, अरे सॉरी, एग्रीकल्चर में मशीनरीज आ गई, जैसे कि ट्रैक्टर वैक्टर। इस सब का कैपिटल फॉर्मेशन गवर्नमेंट द्वारा कम है, प्राइवेट सेक्टर द्वारा ज़्यादा है। अब आते हैं एरिया प्रोडक्शन एंड ईल्ड पे बात करते हैं कि कितना परसेंट लैंड यूज़ पैटर्न। पिछली बार हम डिस्कस किया ये था कि नेट शोन एरिया कितना है, एग्रीकल्चर का एरिया कितना है, नेट शोन एरिया और प्लस कल्चरेबल वेस्टर्न एंड फैलो लैंड मिला दे तो एग्रीकल्चरल लैंड बन जाता है। और उसके बाद फॉरेस्ट्री 24% है, ये 45% है नेट शोन एरिया। पॉस्चरस ग्रोव, मतलब चरने वाला जो सब लैंड है वो 4% है। कल्चरेबल वेस्ट एंड फॉलो लैंड 9% है। बैरन एंड अनकल्टिवेटेड लैंड 5%। नॉन एग्रीकल्चर 8% है। अगर इसको अरेंज करें, सबसे ज़्यादा नेट शोन एरिया है, उसके बाद फॉरेस्ट है, उसके बाद फैलो लैंड है, फिर नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है। और इसके बाद अगर आज़ादी के टाइम से अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो फॉरेस्ट जब आज़ादी के टाइम तो उस टाइम कम था। ऐसा ना कहते कि पहले फॉरेस्ट ज़्यादा तो फॉरेस्ट की कटाई हो रही है तो अब कम होगा, ऐसा नहीं। आज़ादी के टाइम ओनली 14% फॉरेस्ट था, अब 24% हो गया है। और आज़ादी के टाइम जो नेट सोन एरिया था टोटल लैंड के 42% ही था, जो कि अब 45% हो गया है। तो ओवरऑल दोनों में बढ़ोतरी हुई है, इसके में बढ़ोतरी हुई है और इसके में बढ़ोतरी हुई है, तो ऐसा नहीं घटा है कुछ। अब उसके बाद बात करते हैं कितना फसल उगा है, एरिया अंडर कल्टीवेशन।
कितना एरिया में कौन सा फसल उगता है। अगर एरिया अंडर कल्टीवेशन की बात करें तो सीरियल्स में जो कि राइस और वीट आता है, टोटल नेट सोन एरिया जितना टोटल बुआई के क्षेत्र में नेट सोन एरिया का 38% एरिया सीरियल्स कवर करता है। इस पाई चार्ट से आप याद कर सकते हैं। ये हो गया सीरियल्स का। उसके बाद नंबर आता है ये हो गया पल्सेस का, ये हो गया ऑयल का। कोर सीरियल्स चौथे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ऑयल, चौथे पे कोर सीरियल मोटे अनाज, और ये हो गया 7वें नंबर पे आ जाता है कॉटन का, और 3% शुगर केन का। तो इस ये अरेंजमेंट है ओवरऑल नेट सोन एरिया में कि कितने क्षेत्र में कौन सा बोया जाता है फूड ग्रेन। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र कवर करता है सीरियल्स में भी सबसे ज़्यादा राइस जो कि 23% है, और बचा 15% वीट है। तो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है राइस, मैप पे आपको याद ही होगा। और ओवरऑल प्रोडक्शन की बात कर लें, फूड ग्रेन्स एंड प्रोडक्शन। जब भारत आज़ाद हुआ था तब हम कितना अनाज उगाते थे? 51 मिलियन टन अनाज उस टाइम उगा था जब आज़ाद हुआ। और इस बार की बात करें 2022 की, तो इस बार 300 प्लस मिलियन टन अनाज जो हुआ है इस बार का जो हुआ। तो ओवरऑल कितना प्रतिशत? 6 गुना बढ़ा है ओवरऑल प्रोडक्शन के मामले में। और इस 300 मिलियन में, ये 300 मिलियन है तो इसका 75% ये पूरा एरिया आपको जाता है सिर्फ और सिर्फ राइस एंड वीट का। ये सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, फूड ग्रेन्स की बात कर रहे हैं। अदर क्रॉप में जैसे शुगर केन है, इसको कैंसिल कर, सिर्फ फूड ग्रेन्स यहाँ तक की बात कर रहे हैं। याद रखिए फूड ग्रेन्स अलग है, ऑयल से शुगर केन ये था प्लांटेशन क्रॉप से। तो सिर्फ फूड ग्रेन्स की बात करें, जैसे कि इसकी बात सीरियल्स, पल्सेस और कोर सीरियल्स, तीसरा ये, और ये इसका और इसका बना दे तो 75% ये 38 जो क्या कहते हैं 38% एरिया में जो जब बोया जाता है वो प्रतिशत 75% का हिस्सेदारी रखता है। तो पहले नंबर पे ओवरऑल प्रोडक्शन में भी राइस है, ओवरऑल एरिया में भी राइस था, ओवरऑल प्रोडक्शन में भी राइस है। फूड ग्रेन्स में वीट में दूसरे नंबर पे है, न्यूट्री कोर मोटे अनाज तीसरे नंबर पे है, फिर ऑयल सीड, फिर पल्सेस है। एरिया में बात करो तो एरिया में पल्सेस का दूसरा नंबर है, बट ऑयल सीड का तीसरा नंबर है। लेकिन जब प्रोडक्शन में बात करते हैं अमाउंट में, तो पल्सेस का लास्ट में आता है, ऑयल सीड इससे पहले आ जाता है। तो बस ऐसे जानकारी ओवरऑल जानकारी याद रखिए, उस टाइम एग्ज़ाम में आएगा तो दिमाग काम कर जाएगा। अब इस बार प्रोडक्शन की बात करें तो 127 मिलियन टन जो है राइस का हुआ है, 111 मिलियन टन वीट का हुआ है, 50 मिलियन टन कोर सीरियल्स का, ये उसी ऑर्डर में है। ऑयल सीड का उससे ज़्यादा हो गया, पल्सेस का कम हुआ है, 26 मिलियन टन ऑयल सीड, जबकि 37 मिलियन टन है। और इस ऑयल सीड में भी जैसे अलग अलग आते हैं, सोयाबीन आता है, ग्राउंड नट आता है, रेप सीड आता है, मस्टर्ड सीड्स भी आते हैं। तो इन सब में अगर देखें तो सोयाबीन, ऑयल सीड में सोयाबीन नंबर 1 पे है। अब बात करते हैं अदर प्लांटेशन क्रॉप्स की, जैसे टी, कॉफ़ी, कॉटन। टी, कॉफ़ी, कॉटन में देखें शुगर केन देखें कितने प्रतिशत एरिया कवर करता है? ओनली 3%। ये है शुगर केन का एरिया। और इस 3% एरिया में कितना मिलियन टन होता है? 414 मिलियन टन हो रहा है ओवरऑल प्रोडक्शन। अगर इसे कंपेयर करें तो सारे फूड ग्रेन्स जो है मिला के, मतलब कि ये पूरा मिला के, ये जो पूरा है, ये पूरा इन सब का मिला के सारे प्रोडक्शन में भी से भी हाई चला जाता है सिर्फ और सिर्फ शुगर केन का प्रोडक्शन। तो नंबर अगर देखें तो पूरा पूछेगा, फूड ग्रेन्स हटा के तो शुगर केन पहले पे है। अगर फ्रूट सिर्फ और सिर्फ फूड ग्रेन्स पूछेगा और प्लांटेशन क्रॉप्स नहीं पूछेगा तो अपना राइस वीट का आप कंपैरिजन दे दीजिएगा। अब क्रॉप यील्ड की बात करें तो 4 गुना बढ़ा है। और क्रॉप इंटेंसिटी की बात करें तो अपने
पूरे इंडिया का क्रॉप इंटेंसिटी जो है 143% है और यूपी का 156%। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं नेट शोन एरिया यूपी का कितना है? नेट शोन एरिया यूपी का लगभग 68% है। अब ये सीजन्स की बात की, कौन से सीज़न में, देखिए रबी खरीफ के लिए साउथ स्टेट के लिए अलग है, नॉर्थ स्टेट के लिए अलग है। यू कैन सी दैट, और ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब खरीफ और रबी में सबसे ज़्यादा किसकी ज़्यादा होती है पैदावार? खरीफ में ज़्यादा फसल थे, इसीलिए खरीफ इसमें जीत जाता है। और लगभग 60% जो है एरिया खरीफ का होता है और 40% एरिया रबी, मतलब ओवरऑल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर 100 किलो अनाज हुआ है तो 60 किलो खरीफ वाले से हो रहा है, 40 किलो रबी की फसलों से और कर रहा है। ये है। और उसके बाद थोड़ा फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट देख लेते हैं कि क्या है इंडिया के पास एडवांटेज। वन ऑफ द लार्जेस्ट एरेबल लैंड है, पहले पे यूएसए था, दूसरे पे इंडिया है, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट है। और ओवर लैंड की बात करें 2.4% ऑफ ऑल लैंड का इंडिया लैंड कवर करता है। 20 एग्रो क्लाइमेटिक जोन पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, उसमें से 15 एग्री क्लाइमेटिक जोन इंडिया में है। तो इसका मतलब कि ओवरऑल जितना भी अलग अलग वैरायटी के ओवरऑल वर्ल्ड में फूड होते हैं, हम लोग 15 टाइप, मतलब अगर 20 होते हैं तो 15 टाइप के तो हम उगा ही सकते हैं। तो 15 मेजर क्लाइमेटिक जोन इंडिया में पाए जाते हैं। अपने यूपी में एग्रो क्लाइमेटिक जोन ये जो है ये 9 है। इंडिया हैज़ 46 आउट ऑफ 60 सॉइल टाइप। पूरे वर्ल्ड में 60 सॉइल टाइप है, जिसमें सॉइल के प्रकार है, मृदा जो प्रकार होती है, उसमें से 46 जो है टाइप के इंडिया में पाए जाते हैं। अपने यूपी में ये नंबर 8 है। और प्रोड्यूसर्स के मामले में एग्रीकल्चर में नंबर 2 पे, पहले पे चाइना है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किन किन मामलों में इंडिया पहले पे? स्पाइसेस में नंबर 1 पे, पल्सेस में नंबर 1 पे, मिल्क में, टी देखिए डाउटफुल है, टी में कभी चाइना हो जाता है, तो चाइना इस समय शायद है। कैश्यू में कैश्यू मतलब काजू, जूट में नंबर 1 पे है। तो किस किस में हम नंबर 2 पे? वीट में, राइस में नंबर 2 पे हैं, फ्रूट्स में नंबर 2 पे, वेजिटेबल, शुगर केन में पहला ब्राज़ील आ जाता है, कॉटन में है नंबर 2 पे, ऑल सीड में नंबर 2 पे। तो ये हमारा रैंकिंग ओवरऑल वर्ल्ड कंपैरिजन देखें तो। एक्सपोर्ट के मामले में आ जाते हैं। टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, मतलब 100 रुपये का अगर टोटल ट्रेड हो रहा है वर्ल्ड वाइड, तो 2.5 रुपये हमारा ट्रेड होता है, हम एक्सपोर्ट करते हैं। और ये 10वीं पोजीशन है इंडिया की ओवरऑल एक्सपोर्ट रैंकिंग में। हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट क्या करते हैं और किन देशों में करते हैं, ये जान लेते हैं। ज़्यादातर हम मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर, जैसे फिशरी सेक्टर है, फिशरी का सबसे ज़्यादा, मीट सबसे ज़्यादा, ये हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद नॉन अलग अलग तरह के अगर फूड आइटम्स की बात करें तो ये पहले, दूसरे नंबर नॉन बासमती राइस है, वो दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे शुगर है, चौथे पे स्पाइस है, पाँचवें पे बासमती राइस। अगर देखें, अगर सारा बात कर लें, अगर बासमती राइस और नॉन बासमती राइस और वीट, फ्रूट्स, अगर सारे फूड ग्रेन्स की बात कर लें, फूड प्रोडक्ट्स की बात कर लें, तो ये नंबर 1 पे चला जाएगा। लेकिन एक पर्टिकुलर ऐसे बात करें, जैसे कि मरीन और मीट एक में रख सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे बात करें तो हाँ वो नंबर इधर उधर हो जाएगा। एक एक करके बात करें तो ये देख लीजिए, अगर ग्रुप में बात करता है, फूड प्रोडक्ट्स की बात करता है, तो उसमें तो नंबर 1 पे फूड प्रोडक्ट्स ही चला जाएगा। अब सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट दूसरे देश से लाते क्या हैं खाने में? एडिबल ऑयल, जो जितना भी ये वो देखते हैं रिफाइंड फॉर्चून वाला, ये सारे ऑयल्स हम बाहर से मंगाते हैं। मेजरली इंडोनेशिया हमारा है कंट्री जहाँ से इंपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट के मामले में देख लेते हैं कि हम कहाँ ज़्यादा भेजते हैं। सबसे ज़्यादा यूएसए में हम अपना सामान भेजते हैं खाने पीने का। उसके बाद सऊदी अरेबिया, ईरान, इधर लोग ज़्यादा ले जाते हैं अपना चावल वावल, और मीट अपना एक यूएसए में जाता है। यहाँ पे देखिए कंपैरिजन दिया है, मीट प्रोडक्ट और राइस, ये दोनों मिला के 52% अपना टोटल एक्सपोर्ट का काउंट कर लेते हैं।
एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी जो बनाई है कि 60 बिलियन यूएस डॉलर 2022 तक कर लेना है। ये एक्सपोर्ट का टारगेट है हमारा, सेट किए हमने। हम बिगेस्ट इंपोर्टर हैं एडिबल ऑयल के, 10 बिलियन डॉलर। ये हो गया। अब एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी देख चुके हैं, और ऑपरेशनल होल्डिंग वो सेंसस में देख चुके हैं, एग्रीकल्चर सेंसस 2015 और 16 में। अब आते हैं एग्रीकल्चर के अलावा अलाइड सेक्टर में। एग्रीकल्चर के देखिए, हॉर्टिकल्चर और फूड ग्रेन्स को टोटल वो तो मान लेते हैं एग्रीकल्चर का पार्ट। अगर ये सब डिवाइड करें, अगर एग्रीकल्चर के बाद आता है, अलग डिवाइड करते हैं लाइफ स्टॉक, फिर उसके बाद आता है फिशरी। लाइफ स्टॉक में वही एनिमल हस्बेंड्री, जैसे कि पशुपालन में गाय पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, ये अलग हो जाता है। फिशरी का अलग हो जाता है, फॉरेस्ट्री अलग हो जाता है। तो इन सबको हमने अलग अलग करके रखा है। अब एग्रीकल्चर का दो पार्ट है, फूड ग्रेन वाला जो अभी पढ़े हमने जितना सब खेती वाली है, दूसरा है हॉर्टिकल्चर, वो सब्जियों से रिलेटेड है। इसको दो भाग में बांट देते हैं, लेकिन इसको हमेशा साथ ही में रहते हैं ओवरऑल फूड प्रोडक्शन के मामले में। फूड है तो खाने वाली चीज़ ना, फूड ग्रेन्स और फूड वेजिटेबल को फूड ओवरऑल फूड प्रोडक्शन में मान लेते हैं। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ सब्जी उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जीडीपी में शेयर इन दोनों का देखेंगे तो लगभग हमने ऊपर कितना प्रतिशत पढ़ा था, 68 प्रतिशत लगभग, नहीं 60% लगभग पढ़ा था हमने कि 60% एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट करता है फूड ग्रेन। यहाँ ऊपर अगर आपको याद होगा तो ये देखिए, ओवरऑल ये जीडीपी है। जीडीपी के शेयर में जो कि एग्रीकल्चर में ही क्रॉप्स का कितना है, तो इस क्रॉप्स में दोनों आ जाता है, फूड ग्रेन्स भी और हॉर्टिकल्चर सब्जी भी, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स भी। तो ओवरऑल फूड ग्रेन्स में क्रॉप्स का तो 60% है, और इस 60% में भी अगर देखें तो जो हिस्सेदारी है हॉर्टिकल्चर की, 35 हम सब्जी से लेते हैं और 25% जो है अपना क्रॉप प्रोडक्शन है। तो हॉर्टिकल्चर जो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन से, ये डाटा देखिएगा, हॉर्टिकल्चर जो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन से ज़्यादा है। नेट शो नहीं रहा, 16% एरिया में ही उगाया जाता है, लेकिन इसका ओवरऑल प्रोडक्शन ज़्यादा है। और इस देखिए पिछली बार का 2020 का ये डाटा 320 मिलियन, अभी तो 300 लगभग 30 तो हो ही गया होगा मिलियन टन हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। ये हो गया हॉर्टिकल्चर के बाद। सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे क्या है, बनाना, केला में, मैंगो में, लाइम लेमन में, पपाया में, इन सब में, ओकरा में, इन सब में नंबर 1 पे है। अब इस हॉर्टिकल्चर में अलग अलग टाइप होता है, जैसे कि हॉर्टिकल्चर के अलग अलग है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, प्लांटेशन क्रॉप्स, स्पाइस, फ्लावर। तो इन सब में नंबर 1 पे हम किस में है, वेजिटेबल नंबर 1 पे है। सब्जियों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर में सबसे ऊपर है, उसके बाद फलों का है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे प्लांटेशन क्रॉप्स समझ रहे, टी, कॉफ़ी, ये सारे। स्पाइसेस का चौथा नंबर है, और फ्लावर्स का 5वां नंबर है। हम सेकेंड वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उगाने के मामले में। ये हो गया 20% ऑफ एग्रीकल्चर लेबर। मान लीजिए कि एग्रीकल्चर में ओवरऑल एग्रीकल्चर अगर साइंसस के हिसाब से देखा जाए तो 54% लोग हैं एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड। अब इस 54% में भी अगर देखा जाए 20% लोग इस 54% के सिर्फ और सिर्फ हॉर्टिकल्चर में है। अब उसके बाद एक अन्य सेक्टर देखते हैं, लाइफ स्टॉक, पशुपालन में। लाइफ स्टॉक का तो एक अलग ही लेक्चर लेंगे क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है। तो ये 27% ऑफ ओवरऑल जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है, और सबसे पहले इस पर बुफेलो नंबर 1 पे है, दूसरे पे कैटल, गाय पालन है। उसके बाद लाइफ स्टॉक से ही जुड़ा हुआ है डेयरी सेक्टर। डेयरी में तो हम लोग नंबर 1 पे हैं ही, मिल्क प्रोडक्शन में। टोटल 19% ऑफ ऑल ओवर वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन इंडिया का ही जाता है।
फिशरी का देखें, फिशरी का 6% है, ऑलरेडी है, सेकेंड रैंक है। ओवरऑल शेयर है फिश प्रोडक्शन 7.7%। ये याद रखिएगा, इतना ज़्यादा हमारा कोस्टल लैंड है, लेकिन हमारा कोस्टल समुद्र से जो फ़िश निकाली जाती है वो सिर्फ 35% है। ज़्यादातर हम इनलैंड मतलब रिवर पॉन्ड से ही फ़िश निकालते, तो 65% इनलैंड फिशरी का ही कंट्रीब्यूशन है। और ये सब डाटा इफ़ यू वांट टू सी, वही सारा डाटा रिपीट हो रहा है।